गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए। अब बात मत कीजिए, चैट बॉक्स पे लिखना। मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, चलेगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मैंने फाइल भेजी है। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए, सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज देखा। अभी हम लोग आज स्कोप ऑफ सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्कोप ऑफ सर्विसेज में while discussing strategies to market manufacturing goods, marketers usually address four basic strategic elements: product, price, place or distribution, and promotion or communication. तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब भी जो कंपनीज है अगर स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रही है तो चार बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करती है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्लेस जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या प्रमोशन। तो ये चार चीज़ों पे उनका फोकस रहता है। कलेक्टिवली दिस कैटेगरीज आर ऑफन रेफर्ड एज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो ये जो 4 P है, P से चालू होने वाली है, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 P's है मार्केटिंग मिक्स की। हाउएवर द डिस्टिंक्टिव नेचर ऑफ सर्विस परफॉर्मेंसेस, स्पेशली such aspect as customer involvement in production and the importance of time factor requires that other strategic elements to be included. लेकिन वो लोग क्या कंसिडर करते हैं कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्शन में, बाद में टाइम फैक्टर का इम्पोर्टेंस, तो उससे उनको दूसरे एलिमेंट्स के भी ज़रूरत पड़ती है और उनको उन्होंने इंक्लूड किया गया है। टू कैप्चर द नेचर ऑफ दिस चैलेंज वी विल बी यूजिंग द 8 P's मॉडल। तो हम लोग 4 P ने 8 P मॉडल यूज़ करेंगे ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस मैनेजमेंट विच हाईलाइट्स द स्ट्रैटेजिक डिसीजन वेरिएबल्स फ्रॉम फेसिंग द मैनेजर ऑफ ए सर्विसेज। तो इससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स मैनेजर फेस करता है तो उसको हेल्प मिलेगा कि कैसे उसको फेस करना है। सबसे पहला जो है प्रोडक्ट एलिमेंट्स। Managers must select the features of both the core product, either a good or service, and a bundle of supplementary service elements surrounding it, with reference to the benefit desired by the customers and how well competing
द प्रोडक्ट्स परफॉर्म। तो सबसे पहला मैनेजर को सबसे पहला कोर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है और उसको जो सप्लीमेंट करने वाले गुड्स या सर्विसेज है उनके ऊपर ध्यान देना है, ताकि वो अच्छी तरह कंपटीशन फेस कर सके। इन शॉर्ट, दे मस्ट बी अटेंटिव टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस परफॉर्मेंस दैट हैव टू बी that have the potential to create value for our customers। तो शॉर्ट में क्या है, तो उनको हमेशा अटेंटिव होना चाहिए ताकि वो लोग अपने कस्टमर्स के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस, साइबर स्पेस एंड टाइम। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, प्लेस, साइबर स्पेस एंड टाइम। अभी delivering product element to customers involve decision on the place and time of delivery as well as on the methods and the channels employed। तो प्रोडक्ट डिलीवरी करना उसमें इम्पॉर्टेंट डिसीजन शामिल होता है, जिसमें प्लेस और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो मेथड और चैनल उन्होंने अडॉप्ट किया है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डिलीवरी में इन्वॉल्व फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिलीवरी में या तो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। मतलब ये किसके ऊपर निर्भर है कि कौन सा टाइप का सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज ऑफ मैसेजिंग सर्विसेज एंड इंटरनेट अलाउज इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड इन साइबर स्पेसेस or retrieval by telephone or computer whenever and whenever it suits the computer। तो मैसेजिंग सर्विस से और इंटरनेट से क्या होता है, हम लोग लोगों से कांटेक्ट रख सकते हैं, तो उनको बताने के लिए कि कब और कैसे उनको गुड्स डिलीवर होगा। फर्म्स में डिलीवर डायरेक्टली टू कस्टमर्स और थ्रू इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन such as retail outlets that receive a fee or percentage of the selling price to perform certain tasks associated with sales, service and customer market। तो उसमें क्या है, फर्म जो भी रहेगा या तो डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवरी दे सकती है, या जो इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जैसे रिटेल आउटलेट है, जो फी के लिए और परसेंटेज के लिए प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, और जिससे वो कुछ काम करेंगे जिससे सेल्स, सर्विस और कस्टमर कांटेक्ट बढ़ेगा। बाद में स्पीड एंड कन्वीनियंस ऑफ प्लेस एंड टाइम फॉर द कस्टमर आर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इन द सर्विस डिलीवरी स्ट्रैटेजी। तो उसमें क्या है, स्पीड और कन्वीनियंस जो है प्लेस और टाइम का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बन रहे डिलीवरी स्ट्रैटेजी के लिए। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस। क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट एलिमेंट्स टू कस्टमर्स रिक्वायर द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव प्रोसेसेस दैट डिस्क्राइब्स द मेथड एंड सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस इन ऑर्डर इन विच सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। तो प्रोडक्ट क्रिएट करना और उसको डिलीवर करना, उसमें एक डिज़ाइन अपने को बनाना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और जिससे हम लोग जो भी मेथड यूज़ करने वाले हैं या एक्शंस यूज़ करने वाले हैं, ये इसमें डिटरमाइन होते हैं। बैडली डिज़ाइन सर्विसेज आर लाइकली टू अनॉय कस्टमर्स। तो अगर प्रोसेसेस ख़राब रहेगी तो उससे कस्टमर्स लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिमिलरली poor processes make it difficult for frontline staff to do their job well। तो और ख़राब प्रोसेस अगर होगी तो स्टाफ को भी प्रॉब्लम होता है के लिए। सब लोग साइलेंट पे रहो प्लीज़। सब लोग साइलेंट पे रहो।
प्लीज़ सब लोग साइलेंट पे रहो, अगर साइलेंट पे नहीं रहोगे तो मैं आपको निकाल दूंगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर प्रोसेस ख़राब होगी तो जो अपना स्टाफ है उनको भी प्रॉब्लम आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर अगला जो पॉइंट है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो दीज एलिमेंट्स ऑफन ट्रीटेड सेपरेटली, तो इनको हमेशा सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। शुड बी ट्रीटेड स्ट्रैटेजिकली एज इंटर रिलेटेड, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नो सर्विस फर्म कैन अफोर्ड टू एड्रेस आइदर एलिमेंट इन आइसोलेशन, मतलब कौन सी भी जो प्रोफेशनल फर्म है कि हर एक को डिफरेंटली एड्रेस नहीं कर सकती, दोनों को इकट्ठा ही उनको कंसिडर करना है। प्रोडक्टिविटी रिलेट्स टू हाउ इनपुट्स आर ट्रांसफर इनटू आउटपुट दैट आर वैल्यूड बाय द कस्टमर्स। तो प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं कि जिस तरह इनपुट को हम लोग आउटपुट में ट्रांसफ़र करते हैं और वो कस्टमर के लिए क्या मायने रखता है, तो इसके ऊपर प्रोडक्टिव डिपेंडेंट है। वेयर क्वालिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच सर्विस satisfy customer by meeting their needs, wants and expectation। तो क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी कौन से डिग्री पे लोगों का जो नीड्स है वो सेटिस्फाई कर रही है, वो क्वालिटी को रेफर्स करता है, और जो निर्भर करता है कस्टमर्स के नीड्स, वांट्स और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। ओके, तो मैं आपको प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के बारे में बताया था। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय कस्टमर फॉर improving productivity is essential to keep cost under control, but managers must beware of marketing inappropriate cuts in service leads that are resented by customers। तो प्रोडक्टिव इंक्रीज करने के लिए मैनेजर्स को ये ख्याल रखना है कि जो भी कस्टमर्स लोग उनको सजेशंस दे रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सर्विस क्वालिटी as defined by customers is essential for product differentiation and building customer loyalty। तो ये सर्विस क्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उससे क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे और कस्टमर्स लोगों की कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ाएंगे। हाउएवर इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज में हर्ट प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन आपको इधर खर्चे का भी ख्याल रखना है, आपको क्वालिटी अच्छी देनी है, तो ये होना नहीं चाहिए कि आपका जो खर्चा आ रहा है ये आपका इनकम के ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, वरना प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट होगा बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल। मेनी सर्विसेज डिपेंड ऑन डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर्स एंड अ फर्म्स employees such as getting a haircut or eating at a restaurant। अभी कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें कस्टमर को डायरेक्ट इंटरेक्शन रखना पड़ता है खुद को और फर्म के एम्प्लॉय से। जैसे अगर बाल काटना हो या होटल में खाना खाना हो, तो एम्प्लॉय को पर्सनली जो ओनर है या उसके एम्प्लॉयज़ है उनके साथ पर्सनली इंटरेक्शन रखना पड़ता है। The nature of these interactions strongly influences the customer's perceptions of the service quality। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर को क्या चाहिए उसके परसेप्शंस सर्विस क्वालिटी के बारे में सामने आते हैं। Customers will often judge the quality of the service that received based on their assessments of the people प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज। तो कस्टमर किस तरह जज कर पाएगा कि हर एक टाइम जब वो कोई भी सर्विस ले रहा है तो उसको किस तरह ट्रीटमेंट दी जाती है, वो देखेगा और अपनी राय बनाएगा। दे मे ऑल्सो मेक जजमेंट अबाउट द कस्टमर्स
अबाउट अदर कस्टमर्स दे एनकाउंटर। तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ अपने जजमेंट नहीं बनाएगा, लेकिन उधर दूसरे जो कस्टमर्स लोग आते हैं उनके प्रति भी राय या जजमेंट वो बनाएगा। सक्सेसफुल सर्विस फर्म्स डिवोट सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू रिकरिंग ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग देयर पर्सनल। तो जो सक्सेसफुल सर्विस फर्म्स है तो वो एफर्ट्स लेती है लोगों को रिक्रूट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। क्या हो गया? ठीक है, आएगा। अभी आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि जो सक्सेसफुल फर्म्स है तो वो अपना डिवोशन देती है लोगों को रिक्रूट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए और पर्सनल्स को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रमोशन एंड एजुकेशन। तो नो मार्केटिंग प्रोग्राम कैन सक्सीड विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बिना कम्युनिकेशन से कौन सा भी मार्केटिंग प्रोग्राम सक्सीड नहीं होता। दिस कंपोनेंट प्लेस 3 वाइटल रोल। तो 3 टाइप के इम्पोर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं। सबसे पहला प्रोवाइडिंग नीडेड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। तो जो भी इंफॉर्मेशन और एडवाइस लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड करना। बाद में परसुएडिंग टारगेट कस्टमर, जो कस्टमर्स का उन्होंने टारगेट किया है उनको कन्विंस करना ऑफ द मेरिट्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड एनकरेजिंग देम टू टेक एक्शन एट स्पेसिफिक टाइम। तो उनको प्रोडक्ट्स के जो एडवांटेजेस है या मेरिट्स है उनके बारे में कन्वे करना और उनको सही टाइम पे एक्शन लेने के लिए लगाना। तो ये एक फर्म का काम है। इन सर्विसेज मार्केटिंग सच कम्युनिकेशन इज एजुकेशनल इन नेचर। तो सर्विस मार्केटिंग में ये जो टाइप का कम्युनिकेशन है उसका जो नेचर है एजुकेशनल होता है, स्पेशली फॉर न्यू कस्टमर्स। मतलब ये ज़्यादा करके नए जो कस्टमर्स प्रोडक्ट के लिए आने वाले हैं उनको कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो उनके लिए एजुकेशनल रहता है। इसका नेचर जो है एजुकेशनल होता है। कंपनीज में नीड टू टीच दिस कस्टमर्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ द सर्विस एज वेल एज वेयर एंड व्हेन टू ऑब्टेन इट। तो उनको सिर्फ ना ही सिर्फ बेनिफिट्स बताना है, लेकिन उसको मिलेगा कहाँ से, वो सर्विस उसको मिलेगी कहाँ से, उसके बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन देना है। एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन सर्विस प्रोसेसेस। तो जो भी सर्विस प्रोसेस चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करने का, उसके बारे में भी अपने को कस्टमर्स लोगों को बताना पड़ता है। बाद में कम्युनिकेशंस कैन बी डिलीवर्ड by individuals such as sales people and trainers or through such media as TV, radio, magazines, poster, brochures and website। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? आइदर उनके सेल्स पीपल लोगों को बताते हैं या ट्रेनर्स बताते हैं या वो लोग मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर, ब्राउचर्स और वेबसाइट में वो लोग डिस्प्ले करते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में सर्व टू मार्शल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड और यूज इंसेंटिव्स टू कैच कस्टमर्स अटेंशन एंड मोटिवेट देम टू एक्ट। अभी हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं कि लोगों को अपना ब्रांड सिलेक्ट करना है। जो भी अपने ब्रांड के अंडर है उसके प्रोडक्ट्स लोगों को खरीदने हैं, तो अपने को क्या करना है, कस्टमर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करना है और उनको मोटिवेट करना है अपने प्रोडक्ट्स लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एविडेंस। द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, लैंडस्केपिंग, व्हीकल्स, इंटीरियर फर्निशिंग, इक्विपमेंट, स्टाफ मेंबर्स, प्रिंटेड मटेरियल्स एंड अदर विजिबल क्लूज ऑल प्रोवाइडेड टैंजिबल एविडेंस ऑफ द फर्म्स सर्विस क्वालिटी। तो सर्विस क्वालिटी का प्रूफ क्या रहता है कि बिल्डिंग का जो अपीयरेंस है या लैंडस्केपिंग किया है उन्होंने, जो डिज़ाइन बनाया है, या व्हीकल्स है या इंटीरियर है उसका, इक्विपमेंट, स्टाफ मेंबर्स, कौन से टाइप का स्टाफ उन्होंने अपॉइंट किया है, प्रिंटेड मटेरियल कैसा है, तो उससे क्या होता है अपने को फर्म के बारे में नॉलेज हो जाता है। सर्विस फर्म्स नीड्स टू मैनेज
physical evidence carefully because it can have a profound impact on customers' impression. तो सर्विस फर्म्स को ये फिजिकल एविडेंस उनको बहुत केयरफुली सब चीज़ों को देखना पड़ता है, जो कौन सा भी जो अगर चीज़ है जिसके उससे वजह से कस्टमर के ऊपर इम्प्रेशन पड़ रहा है तो वो चीज़ों को बहुत केयरफुली उनको कंसिडर करना पड़ता है. इन सर्विसेज फ्यू टैंजिबल एलिमेंट्स सच एज इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग इज ऑफन एम्प्लॉयड टू क्रिएट मीनिंगफुल सिम्बॉल्स. तो उधर क्या करते हैं कि कुछ टैंजिबल एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, जिससे क्या हो सके कि कस्टमर को मीनिंगफुल सिम्बॉल्स के बारे में या मीनिंगफुल चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिले. फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस एंड अदर यूजर कॉस्ट. द कंपोनेंट एड्रेस मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड अदर आउटलेस incurred by customers in obtaining benefit from the service provided. तो उधर क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है अपने को जो भी क्या प्राइस में क्या बेनिफिट हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ये अपने को समझ में आता है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट लिमिटेड to the traditional pricing task of establishing the selling price to the customer. They also include seeking to minimize other burdens that customer may bear in purchasing and using a service, including time, mental and physical efforts, and unpleasant sensory experiences such as noises and smell. अभी कैसे रहा है किसी प्रोडक्ट बेचना उधर तक ही सर्विस सीमित नहीं है, तो अपने को ये भी केयर लेना है कि कस्टमर को कम से कम तकलीफ हो, उसका टाइम बचे और उसको एफर्ट्स नहीं लेना पड़े बाद में, और कुछ उसको अच्छा एक्सपीरियंस आए, उधर नॉइस का प्रॉब्लम ना हो, स्मेल का प्रॉब्लम ना हो. तो ये सब एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड बेनिफिट्स अपने को कस्टमर को प्रोवाइड करनी है. सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी. अभी इंडियन इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन द मोस्ट ऑफ द इंडियन जीडीपी. इंडिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना इनकम इंडिया में बन रहा है, ये इंडिया का जीडीपी है. तो जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है. द सेक्टर ऑफ द सर्विस इन इंडिया हैज़ द बिगेस्ट शेयर इन द कंट्री जीडीपी. तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी इंडिया को डेवलप करके देता है. फॉर इट अकाउंटेड फॉर अराउंड 53.8% इन 2005. तो ये 2005 में 53.8% सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी को. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडियन जीडीपी हैज़ इंक्रीज अ लॉट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया है कुछ फ्यू ईयर्स में. द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ओनली 15% टू द इंडियन जीडीपी इन 1950. 1950 में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन 2005 में मतलब 55 साल के बाद ये 53.8% कंट्रीब्यूट कर रहा है. नेक्स्ट जो है, फर्दर द इंडियन सर्विस सेक्टर शेयर इन द कंट्री जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 43.695% in 1990-91 to around 51.16% in 1998-99. तो सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी है वो 46.95 से 51.6% बढ़ गया है. मतलब 1991 से लेके 98-99 तक. तो ये पहले 43.95 था, अब ये 51.16% हो गया है. दिस शोज दैट सर्विस सेक्टर इन इंडिया अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द कंट्री जीडीपी. तो इससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि सर्विस सेक्टर
जो इंडिया की जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो लगभग आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है. This shows that the service sector in India accounts for half of the country's GDP. India's share in worldwide service export is expected to almost triple itself from current to 2.3 to 6% by 2012. अभी इंडिया से एक्सपेक्टेशन है कि वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है 3 गुना बढ़ा है फ्रॉम द करंट 2.3% टू 6% बाय 2012. तो अभी का जो 2.3% है उधर 6% से बढ़ाना चाहिए. तो if the present annual growth rate of the 28% has maintained, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 28% की जो ग्रोथ है वो मेंटेन की है. बाद में इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ कमर्शियल सर्विस ड्यूरिंग द लास्ट 10 years कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल बिलो. तो ये टेबल अपने को बताता है लास्ट 10 years में इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितने हैं. तो हम लोग इधर देख सकते हैं हर ईयर जो एक्सपोर्ट है 1987 में 8.9, फिर 11.0. तो ये एक्सपोर्ट्स है अपने लास्ट 10 years के. तो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस in its economic development program over the years by the government of India has enabled India to build up huge and versatile cadre of the professionals with expertise and skill across a vast and wide-ranging spectrum of disciplines like healthcare, tourism, education, engineering, communication, transportation, information technology. तो हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखे सेल्फ रिलायंस के ऊपर तो अपने को पता चलता है कि इंडिया में वो हाँ हेलो हेलो वॉइस को दे ठीक है. अभी आ रही है बराबर. ओके. तो हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग सेल्फ रिलायंस पे अगर भरोसा करें सेल्फ रिलायंस के ऊपर, तो गवर्नमेंट के पास इतने अच्छे प्रोफेशनल्स है, एक्सपर्टाइज और स्किल है कि हम लोग जो डिसिप्लिन से सब्जेक्ट है हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं. अ साइजेबल पार्ट ऑफ वर्कफोर्स और प्रोफेशनल मेक्स अप कंट्रीज ग्रोइंग कंसल्टेंसी सेक्टर विच इज़ ऑफरिंग इट्स एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज एट होम एंड अब्रॉड. तो उसमें से क्या है कि अपने बहुत प्रोफेशनल जो है इंडिया में और आउटसाइड में अच्छा काम कर रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, इधर अभी एक टेस्ट लेते हैं. मैंने आपको ये दिए हैं 4 क्वेश्चंस दिए, तो आप क्या करो 10 मिनट पढ़ो. अभी 241 हो गए, हम लोग 250 को रेज्यूम हो जाते हैं. तो 250 को मैं आपका टेस्ट लेता हूँ उसके ऊपर, ठीक है. तो आप लोग पढ़ो, 250 को रेज्यूम हो जाते हैं.